गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स वाला, बीच में एग्ज़ाम्स की वजह से क्लासेस नहीं हुई, तो अभी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम इसमें बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे। आपने 2-3 साइंटिस्ट पढ़े थे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। जे थॉमसन को पढ़ा था हमने, रदरफोर्ड को पढ़ा था, उनका हमने प्रैक्टिकल भी देखा था, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। फिर उसके बाद हमने नील बॉहर को भी पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसका आइडिया दिया था मैंने आपको। अभी यहाँ पे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि नील बॉहर्स ने क्या किया था। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नील बॉहर से पहले हमें थोड़ा सा रदरफोर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रदरफोर्ड ने कहा था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, कह सकते हैं ना, सर्कुलर वे में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो ना न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्टिन्यूस रिवॉल्यूशन होता है उसका। लाइक एक सेकेंड, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये आपका न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने जो ये बीच में स्पेस छोड़ा है इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, पास दूर कितना भी, मतलब 1 सेंटीमीटर के गैप पे, 1 mm के गैप पे, 1 मीटर के गैप पे कहीं भी वो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये कहा था रदरफोर्ड ने। फिर उन्होंने कहा कि जब भी हमारा कोई ये हमें पता है, उन्होंने नहीं कहा, ये हमें पता है, जनरल सी चीज़ है कि जब भी कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट आपका रिवॉल्व करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, तो इट मीन्स कि वो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो एक्सेलरेट कर रहा है। और जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, उस अपना सेंट्रीपिटल नेचर में आ चुका है। जो एक्सेलरेशन है इट बीइंग सेंट्रीपिटल इन नेचर। ठीक है, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स अब एक्ट कर रहा है। देखो इन्होंने ना, जो रदरफोर्ड ने था, इनका मॉडल था, इन्होंने अपने मॉडल को किससे कंपेयर किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ मतलब है प्लानिटरी सन प्लैनेट सिस्टम से। ठीक है, सन प्लैनेट सिस्टम में इन्होंने क्या कहा था कि सन के अराउंड सारे ही प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सेम एज इट इज़ न्यूक्लियस के अराउंड हमारे जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, वो रिवॉल्व करते हैं। डिफरेंस इज कि जो सन प्लैनेट सिस्टम है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम में आपका क्या, कौन सी फोर्स लग रही है, कुलम्स फोर्स ऑफ लॉ लग रहा है। ठीक है, कुलम्स लॉ ऑफ फोर्स लग रहा है हमारा यहाँ पे। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो लाइन मैंने अभी बोली है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन विच वी प्रोसीड इन द फर्दर टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका एक स्पेक्ट्रल सीरीज़, तो वहाँ पे ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, इट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना हायर से लोअर एनर्जीज़ में क्या आता जाएगा, ट्रांजिशन करता जाएगा। या फिर ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, अभी ट्रांजिशन वाला स्टेटमेंट नील बॉहर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एक्सेलरेट करता हुआ मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ। जैसे आपको इसमें एक डायग्राम दिख रहा होगा, प्रोटॉन का दिखाया है इन्होंने यहाँ पे। चार्ज पार्टिकल आप कोई भी ले सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर यहाँ न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता करता अराउंड द न्यूक्लियस एक टाइम पे आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर गया तो इट मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, और अनस्टेबिलिटी में वो रह नहीं पाएगा, इसीलिए रदरफोर्ड का ये मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो अब देखो इनका जो मॉडल फिर फेल हो गया रदरफोर्ड का, तो उसके बाद नील्स बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व करता करते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा।
तो इन्होंने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व तो करता है बट इन सम स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होती हैं, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं, उनमें ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो देखते हैं अभी। यहाँ आ गया नील बोहर सर आ गए यहाँ हमारे, ठीक है। तो इन्होंने इनका देखो, इनके कुछ पॉस्टुलेट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर, इनके पॉस्टुलेट्स 3 मार्क्स में आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं हम। ये 3 पॉस्टुलेट्स दिए थे। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था इनका कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम could revolve in certain stable orbits विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता न्यूक्लियस में आएगा तो हर एक टाइम पे ये क्या करेगा, कुछ इमिशन करेगा एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी इमिट होती जाएगी, ठीक है। हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो उसमें से आपकी एनर्जी इमिट होती है और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब इन्होंने कहा मुनील सर ने, बोहर सर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपने सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। न्यूक्लियस के अराउंड आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 4 ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड हमने ये 4 ऑर्बिट्स बना दिए। थोड़ा स्क्रीन पे सही से नहीं बन रहा है, जिसको आप n=1, n=3, 2, 3, 4 ऐसे रखते हैं ना, ये आपके 4 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। इन ऑर्बिट्स के अराउंड वो क्या करता है, अपना एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उस डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते करते एक डेफिनेट एनर्जी इमिट करता है, ठीक है। इन्हीं स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं एटम की। स्टेशनरी स्टेट्स कौन सी होती हैं, जो वो 4 मैंने ऑर्बिट्स बनाए थे उन्हीं को ही हम स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, जो कि फिक्स स्टेट्स हैं, ठीक है। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट बोलते हैं ना हम, रेस्ट का क्या मतलब है, यहाँ फिक्स्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है। इनका सेकंड पोस्टुलेट क्या था, इन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स को इन्होंने आगे डिफाइन किया था। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिनका एंगुलर मोमेंटम L जो है वो NH/2π होना चाहिए, हुज एंगुलर मोमेंटम इज द मल्टीपल ऑफ इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। यहाँ n क्या है आपका, वो है क्या बोलते हो आप उसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो कि 1, 2, 3, 4 होता है KLMN आपके ऑर्बिट्स का। और ये h क्या है, यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो होगी इमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अभी भी एनर्जी इमिट करेंगे अपने ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग, तो वो जो एनर्जी है वो क्या होगी आपकी, क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है, मैंने आपको एक बार और भी बताया था पहले, क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 13.5 भी होगा, 13.6 भी होगा, 13.7 भी होगा, ये या तो 13.5 ही होगा या फिर 14.5 होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर गैप पे चलेगा, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा नहीं है कि 2.1, 2.2, 2.3, इस टाइप से कॉन्टीन्यूस वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। वेरिएशन मिलेगा बट कुछ कुछ फिक्स इंटरवल्स पे मिलेगा, ठीक है। इनका थर्ड पोस्टुलेट क्या था, इन्होंने कहा था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक शेल, मैंने 2 शेल्स बना दिए, ठीक है। ये जो 2 शेल्स हैं आपके, तो इन्होंने कहा था थर्ड पोस्टुलेट में कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इट कैन टेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। ये जो इनके ऑर्बिट्स हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट हो गया एक, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं है तो ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिट कर सकता है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। और जब ये
यहाँ से फर्स्ट से सेकंड स्टेट में जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है नीचे से, वो सॉरी n इज इक्वल्स टू 2 से अगर n इज इक्वल्स टू 1 तक आ रहा है, ये सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो ये अपना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता है इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इमिटेड फोटॉन्स की, वो कैसे मिलेगी हमें, फ्रीक्वेंसी कैसे एक सेकेंड रुको। इन्होंने कहा यहाँ पे जो ये फोटोन है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोटोन हमें कैसे मिला है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, ये हमारी दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस है फोटोन। ठीक है, वो एनर्जी स्टेट्स कौन से हैं, फाइनल टू द इनिशियल एनर्जी स्टेट्स मीन्स EF माइनस EI। ठीक है, और ये इस फोटोन की हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। तो और E हमारा जो एनर्जी है यहाँ पे टोटल एनर्जी हम EF माइनस EI लिख लेंगे, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एच न्यू इज इक्वल्स टू EF माइनस EI हो जाएगा यहाँ आपका। ठीक है, और अगर आपको ओनली फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे जो एच प्लांक्स कांस्टेंट है वो आपका नीचे चला जाएगा। और जब हम ये हाइड्रोजन एटम के लिए करते हैं, देखो पेपर में ना आपको स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन एटम के लिए करेंगे तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम हमने सेकेंड पोस्टुलेट में पढ़ा था, वो एंगुलर मोमेंटम NH/2π पढ़ा था हमने, NH/2π पढ़ा था। फॉर द हाइड्रोजन एटम जो आपका N होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको सॉरी ये हाइड्रोजन एटम 1 नहीं होगा, वो सॉरी ये N1 नहीं होगा, उसके लिए Z जो होगा एटॉमिक नंबर वो 1 हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अभी आगे। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का हमें फॉर्मूला वैसे पता है, जो जनरल फार्मूला होता है L इज इक्वल्स टू mvr होता है, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर ये हमारा NH/2π आ गया, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम सेकेंड पोस्टुलेट को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम था हमारा NH/2π और द जनरल फार्मूला ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज़ mvr। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आप देख सकते हो कि MVN/Rn लिखा है। ठीक है, n लगाया है सफिक्स में, n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ Rn इज़ द रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, Vn इज़ द स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है Vn उसकी स्पीड है। फर्स्ट ऑर्बिट में कर रहा है तो V1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में कर रहा है तो V2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे जो n है वो 1 2 3 4 है, विच इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो ऑर्बिट है वो सॉरी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, सेकेंड हम उसकी रेडियस निकालेंगे, जिस भी वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी एनर्जी निकालेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांजिट कर रहा है तो उसमें उसकी कितनी एनर्जी उसने लूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट टॉपिक पढ़ाया था, इसी में ये ऊपर देखेंगे आप 3rd-4th पेज पे आपकी बुक में, तो वहाँ से हमने एक इक्वेशन उठाई आपकी, उस इक्वेशन में आपने रेडियस निकाली थी। ठीक है, रेडियस निकाली थी R, जो थी E²/4πε0 mv²। अभी आप पीछे देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट वाले टॉपिक में तो आपको वो क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगी, जो कि इक्वेशन नंबर 12.3 आपकी दी हुई है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिख लिया इसी एक्सप्रेशन को, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, v² इज इक्वल्स टू E²/4πε0 mr, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे L का जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन पढ़ा था Vn/Rn इज इक्वल्स टू NH/2π, तो मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में mr की जगह ये जो है उसकी जगह इस इक्वेशन को पुट कर दूँगी, तो वो क्या आ जाएगा आपका v² इज इक्वल्स टू E²/4πε0 mr, mr की जगह क्या हो जाएगा NH/2π
ठीक है। जो ये v है ये इसके साथ ये नीचे आएगा और ये नीचे आके यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक v से ये वाला एक v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया वो आया Vn इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट NH अपॉन 2 पाई। ये एक्सप्रेशन आया जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये। ठीक है, इन्होंने n को आगे लिख दिया 1/n करके और बाकी सब सेम है। अब यहीं से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं ऑर्बिट की। ठीक है, रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका LmVr था NH अपॉन 2 पाई, यहाँ पे हम सिर्फ इस r को लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2 पाई और 1/mv, ये लिखेंगे ना यहाँ। ठीक है, अब इस देखो v की जगह हम इस वाली वेलोसिटी को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या आता है। r इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, m को एज इट इज़ रहने दें, v की जगह पुट कर देते हैं। तो v की जगह हम क्या पुट करते हैं, ई स्क्वेयर और ऊपर चला जाएगा n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन, यही वाला। तो अब इसको रिजॉल्व करते हैं। तो n यहाँ पे 2 है तो n स्क्वायर हो गया, इसके नीचे m को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ h अपॉन 2 पाई है और यहाँ भी हमारे पास h अपॉन 2 पाई है, तो h अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर। ये देखो एक्सप्रेशन मैच कर लो, यही वाला आया है ये आपका Rn का। ठीक है, अगर हम इसको हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी बस। ठीक है, अब देखो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी जब हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे m 2 पाई ई स्क्वायर। अगर इस 2 पाई को मैं 4 पाई स्क्वायर खोल देती हूँ तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा और एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी, ओनली पाई बचेगा नीचे। तो आपके पास आएगा ये वाला एक्सप्रेशन। जब हमने n को 1 पुट कर दिया तो R1 क्या आ गया हमारा, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ई स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस। ठीक है, और इसको आप डिनोट कर सकते हैं ए नॉट से। ए नॉट को हमने अलग से क्यों दिखाया है, जिससे कि आपको डिफरेंस समझ में आए। जब भी आप रेडियस निकालते हैं किसी भी ऑर्बिट की, ठीक है, तो उसमें अगर आप n को 1 पुट कर देते हैं देन द रेडियस विल बिकम द बोहर्स रेडियस। ठीक है, जिसको हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम एज इट इज़ हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। वहीं जहाँ आपने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से ये वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन उठाया था, सॉरी रेडियस वाला, वहीं पे हमने एनर्जी का एक एक्सप्रेशन निकाला था जहाँ हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया था। तो वहाँ पे हमारा आया था एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखो जो ये r की ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर आप इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपका ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना ये। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका नीचे ही आएगा, देखो ऊपर ई स्क्वायर 2 बार है तो वो e की पावर 4 हो गई। ठीक है, और ये 2 पाई स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 पाई से ये वाला 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक पाई ऊपर जो बचेगा इससे ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बचा, एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बचा, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे ये h है, इसका ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। ये आप करके देखना, कॉपी में हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब आप यहाँ पे मास रखेंगे किसका, प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट कर दें 1 फॉर द हाइड्रोजन एटम, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें, तो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे n पुट नहीं किया इन्होंने, n को एज इट इज़ रहने दिया है, तो ये एनर्जी किस में आई है, जूल्स में आई है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आप इसको क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आया, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस चैप्टर।
आपको इस चैप्टर में मोस्टली एनर्जी निकालने के लिए ही आएगी, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन किस लिए दिया हुआ है, नेगेटिव देखो वहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी हमने एज इट इज़ लगा दिया, बट इस नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करता है बाय इमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फोटॉन, सॉरी ये बन गया, ये फोटॉन है, ठीक है, फोटॉन को इमिट करता है। तो जब इसके अंदर से एनर्जी लूज हो रही है, इट मीन्स नेगेटिव साइन ही आएगा, ठीक है। गेन करता है, एब्जॉर्ब करता तो पॉजिटिव साइन आता। तो ये हो गया आपका बोहर्स मॉडल, ठीक है, फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 1 पुट करते हैं सब जगह एन की जगह, तो वही आपका हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाता है। रदरफोर्ड ने कहा था आपका कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, बट बोहर्स ने कहा था वो अपने एक सर्टेन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। उन्हीं को ही हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीट एनर्जीज। जो उनसे जो एनर्जीज आपकी मिली या फिर उन्होंने एब्जॉर्ब करी या इमिट करी, तो वो क्या हो गई, आपकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हो गए, ठीक है। एनर्जी लेवल्स कौन से, जो आपकी KLMN शेल्स हैं, आपके ऑर्बिट्स हैं, उन्हीं को ही हम एनर्जी और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स भी बोल रहे हैं, जिसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपका पढ़ेंगे वो है एनर्जी स्पेक्ट्रल सीरीज़, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ते हैं अभी हम। स्पेक्ट्रल सीरीज़ में अभी थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको, तब अच्छे से समझ आएगा।